नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल जी। सर, स्वागत है आपका। तो देखिए, शुरुआत करते इस खास पेशकश की, क्योंकि दुनिया भर में तेजी से बढ़ती आबादी भारत के साथ साथ कई देशों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। लेकिन कई वैज्ञानिकों के लेटेस्ट आंकड़ों पर अगर गौर करें तो जनसंख्या की रफ्तार में कमी आई है। एक समय आएगा जब इसकी रफ्तार बिल्कुल थम जाएगी और आने वाले समय में इंसानों की जनसंख्या घटनी शुरू हो जाएगी। वैज्ञानिक रिसर्चर्स के मुताबिक साल 2026 काफी अहम होने वाला है, क्योंकि वर्तमान में दुनिया की प्रजनन दर 2.1 है, लेकिन आने वाले 2 सालों में घटकर 2.0 हो जाएगा, जिसका सीधा प्रभाव जन्म दर पर पड़ने वाला है। इसके आधार पर गणना करें तो आने वाले 300 सालों में दुनिया की आबादी घटकर मात्र 2 अरब रह जाएगी। तो वैज्ञानिकों के कुछ तथ्य, कुछ आंकड़े सामने आए हैं और इस लिहाज से साल 2026 बेहद अहम माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो देखिए, साल 2026 बेहद अहम है। बढ़ती आबादी के बाद घटती आबादी अब चिंता बढ़ाएगी। इसके साथ ही आने वाले समय में ये आबादी घटकर सीधे आधे आंकड़ों तक पहुंच जाएगी। और इसके साथ ही दुनिया के अगर मौजूदा प्रजनन दर की बात करें तो अभी ये 2.1 यानी कि 2.1 है, लेकिन भविष्य की बात करें आने वाले समय में ये घटकर 2.0 यानी कि 2.0 तक पहुंच जाएगी। 300 सालों में, आने वाले 300 सालों में घटकर सिर्फ 2 अरब संख्या रह जाएगी, यानी कि दुनिया भर की जनसंख्या जो 2 अरब तक सिमट कर रह जाएगी। और बढ़ती आबादी के बाद अब घटती आबादी चिंता बढ़ाने लगी है। कई देशों के TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट की हम बात करें तो इसमें गिरावट दर्ज की गई है। क्या है मौजूदा स्थिति और आने वाले समय यानी भविष्य में क्या हो सकता है, चलिए वो भी जानते हैं। तो देखिए, दुनिया का औसत फर्टिलिटी रेट 2.1 है और कई देशों का TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है। भारत की अगर हम बात करें, हमारे देश में औसत उम्र 28 साल है और 2048 में ये बढ़कर 40 साल हो जाएगी। तो औसत फर्टिलिटी रेट 2.1 है, लेकिन कई देशों का TFR लगातार अब कम हो रहा है। भारत में प्रजनन की दर मृत्यु दर से कम होगी और दुनिया भर के कई देश आबादी की क्राइसिस से जूझते हुए नजर आएंगे। अगले 300 सालों में ये जो आबादी है ये घटकर पूरी दुनिया भर की 2 अरब तक सिमटती हुई नजर आएगी। यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो पहले चिंता और चर्चा दोनों का विषय बनी हुई थी, लेकिन अब ये प्रजनन दर जो कम होती जा रही है, कई देशों का TFR कम हुआ है, ये भी एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसके साथ ही इस पर चर्चा होना भी बेहद जरूरी है। तो क्या 2026 में इंसान खत्म होने लगेंगे और TFR क्या है, आसान शब्दों में भी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल सबके मन में ये खबर देखने के बाद यही उठा होगा कि क्या धरती से इंसान ही खत्म होने लगेंगे और 2026 जिसे हम बेहद अहम साल बता रहे हैं, किस मायने में ये अहम है? रितु, इसमें समझने वाली बात है। आगे बढ़ने से पहले हम समझ लें कि जो बार बार आप जिक्र कर रही हैं TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, और इसमें एक और चीज़ जोड़नी चाहिए, वो है रिप्लेसमेंट रेट। तो एक्चुअली 2.1 जो है रिप्लेसमेंट रेट है और TFR अलग अलग कंट्री का, इवन देन इंडिया में अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट को हम हिंदी में कहते हैं प्रजनन दर। इसे हमें जनसंख्या वृद्धि दर से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। प्रजनन दर, इसको और सीधे शब्दों में कहें तो चाइल्ड पर वुमेन। तो ये कहने का मतलब ये है कि चाइल्ड पर वुमेन जो है वो 2.1 यदि है तो वो 2.1 एक ऐसा रिप्लेसमेंट रेट है कि ऐसा एक सारे देशों में माना जाता है कि यदि प्रजनन दर 2.1 आ जाती है तो हमारी आबादी स्थिर हो जाएगी। स्थिर हो जाने का मतलब ये है कि यदि 2.1 प्रजनन दर बनी रहती है तो एक पीढ़ी खत्म होगी और दूसरी पीढ़ी उसका स्थान ले लेगी। यहीं पर दूसरी बात, यदि 2.1 जो कि रिप्लेसमेंट रेट भी है, तो प्रतिस्थापन दर हिंदी में कहें, तो उससे जब हम नीचे जाएंगे तो फिर वहाँ आबादी कम होती चली जाती। कई देश हैं जो 2.1 का जो रिप्लेसमेंट रेट है उससे नीचे की समस्या, जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल जापान का है कि आज वहाँ जो रिप्लेसमेंट रेट है वो बहुत 2.1 से बहुत नीचे जा चुका है प्रजनन दर।
और कुछ क्षेत्रों में तो ये 1.7, 1.6, इवन देन 1.4 तक पहुंच चुका है। इसलिए ये आबादी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऋतु बताएं। और बिल्कुल बिल्कुल साथ ही सुनील जी, देखिए कई सवाल मन में पैदा होते हैं, क्योंकि पहले एक समय था जब हम बढ़ती आबादी, बढ़ती जनसंख्या पर चर्चा करते थे और एक ये चिंता का विषय भी था, क्योंकि इसके कारण कई तरह की समस्याएं भी बनती जा रही थी। लेकिन ऐसे में जब कई देशों के हम आंकड़े अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि TFR में गिरावट आना शुरू भी हो गई है, 2.1 जिस रेट की हम लगातार बात कर रहे हैं वो घटकर 2.0 पर अगले 2 सालों में कई देशों में पहुंच भी जाएगा। वो तस्वीरें भी हम देखेंगे। लेकिन अगर हम भारत की, हमारे देश की बात करें, भारत की TFR में क्या स्थिति है? ऋतु, अभी जो लास्ट जो आंकड़े आए हैं, हर चार साल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, तो NFHS 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के जो आंकड़े आए हैं, तो वो फिलहाल जो भारत एक बढ़ती आबादी की समस्या से जूझ रहा था और ऐसा कहा जा रहा था कि हमारी जो आबादी है 2050 के बाद ही स्थिर हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से प्रजनन दर में गिरावट आएगी ऋतु, मध्य प्रदेश तो हम प्रजनन रिप्लेसमेंट रेट्स के बिल्कुल बल्कि नीचे हो रहे हैं 2.1 से। लेकिन करीब करीब 14 स्टेट ऐसे हैं जहां पर प्रजनन दर रिप्लेसमेंट रेट यानी 2.1 चाइल्ड पर वुमेन से नीचे जा चुके हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं तो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में 68% मुस्लिम आबादी है, तो जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम प्रजनन दर है। लक्षद्वीप में भी है, वहाँ 95% मुस्लिम आबादी है, वहाँ भी 1.4 है और जम्मू कश्मीर में भी 1.4 है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, आसाम, केरल, आपका उत्तर प्रदेश के शहरी इलाके, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ज़्यादा है, लेकिन शहरी इलाकों में यहाँ पर महाराष्ट्र उसमें भी है, तमिलनाडु उसी स्टेट में आता है, पुडुचेरी आता है। ये सारे स्टेट्स जो बड़े स्टेट्स हैं, इवन देन आपका दिल्ली है, पंजाब है, यहाँ भी सब जगह जो प्रजनन दर है वो रिप्लेसमेंट रेट यानी कि 2.1 चाइल्ड पर वुमेन से नीचे जा चुका है। आप आश्चर्य करेंगे, जैसे कि यदि हम आसाम की बात करें या वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ रिप्लेसमेंट रेट 1.6, 1.7 तक पहुँच चुका है। आपका केरल की बात करें तो यहाँ प्रजनन दर रिप्लेसमेंट रेट से काफ़ी नीचे 1.8 पहुँच गया है। तो मतलब ऋतु, इसको समझ रही हो बात को कि यदि ये घटती जो प्रजनन दर है तो इसके 2 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक तो क्या हुआ है कि जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो हमारी औसत आयु है, तो यदि हम 2090 के मुकाबले में तुलना करें तो वो अब बढ़ करके सबसे ज़्यादा 71 साल केरल, 71-72 साल केरल में पहुंच चुकी है। अदरवाइज 68 ईयर एक औसत आयु हो रही है। तो इसके 2 रीज़न होंगे कि नई जनरेशन, नए बच्चे कम पैदा होंगे और धीरे धीरे बुजुर्गों की आबादी बढ़ती चली जाएगी। तो वो समस्या आज कई देशों में आ चुकी है। वो समस्या की ओर हिंदुस्तान भी बढ़ रहा है। लेकिन एक मामले में हम अभी भी खुशनसीब हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाले हैं। लेकिन ये तय मानिए कि इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो जो हिंदुस्तान एक बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी थी और एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था, तो ये मान करके चलिए कि 2047 का अनुमान था, लेकिन शायद उसके पहले हम 2030-35 के आसपास हिंदुस्तान में भी कई राज्यों में आबादी स्थिर हो जाएगी। इवन देन मध्य प्रदेश के बारे में भी जब हमने कल्पना की थी तो 2030 से मध्य प्रदेश की आबादी जो अभी 8 करोड़ जो भी है वो आबादी स्थिर हो जाएगी। मतलब जितनी है उतनी ही रहेगी। यस ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, और हम कह सकते हैं कि ये जो बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, जो चेंजेस हम देख रहे हैं, ये एक सकारात्मक प्रभाव भी डालेंगे, क्योंकि भारत की और मध्य प्रदेश की खास तौर पर हमने जिस तरह से बात की कि जो कल्पना हम आने वाले कई सालों में करते थे कि 2047 के बाद या फिर उसके भी बाद जो स्थिति हमें देखने को मिलेगी वो थोड़ा पहले दिखेगी और उसका एक सकारात्मक प्रभाव भी दिखेगा। लेकिन दुनिया भर की अगर बात करें तो यहाँ पर नई करवट ले रही है आबादी, यानी कि घटती आबादी। भारत के लिए दुनिया की ये जो बदलाव है, आबादी है, भारत के लिए क्या प्रभाव डाल सकती है? देखिए, भारत के लिए यूँ देखा जाए तो जिस तरह से रिप्लेसमेंट रेट जिस तेज़ी से डाउन जा रहा है, हम मतलब आप आश्चर्य करें, यदि हम भारत की ही बात करें तो आज से 30 साल पहले हमारे यहाँ जो प्रजनन दर थी वो अप्रॉक्सीमेट 3.1 थी। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि पर वुमेन औसतन 3 से ज़्यादा बच्चे हो रहे थे। लेकिन इन 30 सालों में, 35 सालों में गिर करके ये जो प्रजनन दर है वो हम 2 के आसपास आ गए हैं और कई राज्य। तो ये तय मानिए कि आने वाले सालों में भारत भी जहां अभी उसका सीधा असर तो नहीं मालूम पड़ेगा तत्काल रूप से, लेकिन दुनिया के ये मान करके चलिए कि दर्जन भर से ज़्यादा जो बड़े देश हैं
वहाँ आबादी घटना शुरू हो जाएगी और वो ह्यूमन रिसोर्सेज की क्राइसिस से गुजरेंगे। भारत अभी उससे दूर है, लेकिन भारत भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए हमें अपनी जनसंख्या नीति पर, इन सारी चीज़ों पर अभी से काम करना होगा, बुजुर्ग आबादी को संभालने पर काम करना होगा, नहीं तो भारत भी बहुत समस्या से घिरता जाएगा। आफ्टर ऑल दुनिया जो हम, भारत ने तो कहा ही है कि एक ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं और पूरी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो जो दुनिया में असर पड़ेगा उससे भारत अछूता नहीं रह पाएगा। जी ऋतु, बिल्कुल सुनील जी, क्योंकि जिस तरह से देखिए जो स्थिति है, अगर हम अंदाजा लगाए भविष्य का, जैसा कि आपने भी कहा कि जो प्रजनन दर है और इसके साथ ही जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनका अनुपात तो कम रहेगा, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनका अनुपात बढ़ता जाएगा और ऐसे में कई तरह की समस्याएं भी आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जिस तरह से हम दर्शकों को बता रहे हैं कि 2026 बेहद अहम माना जा रहा है अगले 2 सालों के बाद, इसके पीछे का मुख्य रूप से आप क्या कारण देखते हैं और कितने क्या मायने में ये अहम है? मैं एक तो बेसिक रीजन ये है कि आप दुनिया भर में देखेंगे तो एक तो अनमैरिड लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, या विवाह की जो उम्र है वो बढ़ी है। आज हिंदुस्तान में ही आप देखिए कि 20-21 साल में जो शादियां हो जाती थी, आजकल 28-30 साल लड़कियों की शादी की उम्र बहुत एक सामान्य हो गई है। और दूसरी एक बात की बहुत अच्छा कहा, एक बहुत पुरानी सेइंग है एक बहुत पुरानी एक जो कहावत है कि जो आपने बात कही कि जब एक समय ऐसा आया था कि जब हम लगातार सारे देश दुनिया में आबादी की नियंत्रण की बात कर रहे थे, कि आबादी पर, जन्म वृद्धि दर पर नियंत्रण की बात कर रहे थे। अब कई देशों में तो बच्चे पैदा करने पर इंसेंटिव दिया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा जो नियंत्रण की बात कही, लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे वो रिप्लेसमेंट रेट से काफ़ी नीचे पहुंच गए। मैंने आपसे बताया कि हिंदुस्तान में 14 स्टेट ऐसे हैं जहां पर प्रजनन दर रिप्लेसमेंट रेट से नीचे है, और वही हालत दुनिया में हो रही। तो धीरे धीरे असर तो हमारे यहाँ भी पड़ना तय है और हम भी उस समस्या को झेलेंगे, लेकिन दुनिया के कई देश बहुत भयावह समस्या की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सुनील जी, उम्मीद देखिए हम यही करते हैं कि ये जो घटती जनसंख्या या फिर ये जो घटते आंकड़े हैं, इसका जो प्रभाव है वो सकारात्मक रूप से ही पड़े, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो या फिर किसी भी स्टेज में हो। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, क्या खत्म हो जाएंगे इंसान, ये सवाल तो सभी के मन में उठता है, और वो इसलिए क्योंकि वो जरूरी भी है, क्योंकि अभी जो TFR रेट है और आने वाले समय का जो TFR रेट होगा, जिसे लेकर वैज्ञानिकों के तमाम तथ्य और तमाम अंदाजे जिस पर रिसर्च की गई है, ये एक चिंता का विषय भी है। एक बात से मैं कहना चाहूंगा, बात अपनी खत्म करना चाहेंगे कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर के एक बहुत अच्छी कहावत है कि डेवलपमेंट इज बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। तो जिस तरह तेजी से जब विकास हो रहा है, तो ये विकास के एक काउंटर, मतलब एक कहना चाहिए कि विकास का एक दूसरा नकारात्मक पहलू है कि धीरे धीरे वो जो डेवलपमेंट इज बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव की विकास सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है, लेकिन आबादी पर जिस तरह से लगाम लगाई जा रही है, इस पर हमें विचार करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, विचार जरूरी है, क्योंकि बदलाव के साथ जरूरी है कि उस बदलाव को अपनाने के लिए आप कितने सतर्क हैं, कितना तैयार हैं, और उसे लेकर तैयारियां, यानी कि कह सकते हैं कि पॉलिसीज किस तरह से लाई गई है। फिलहाल शुक्रिया सुनील जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, आंकड़े चौंकाते तो हैं ही, लेकिन ये आंकड़े एक चिंता का विषय भी बनते जा रहा है, क्योंकि जो जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, जिस पर चर्चाएं लगातार हो रही थी, अब चर्चाएं हैं कि जनसंख्या घटती जा रही है और ये आबादी दुनिया भर की अगले 300 सालों में घटकर 2 अरब तक पहुंच जाएगी। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।